हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का पुनः स्वागत है स्टडी IQ IAS के हिंदी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अभिषेक कुमार। यदि मैं आपसे कहूं कि जिस अंटार्कटिका को आज हम पूर्णतः हिमाच्छादित कैटेगरी में रख रहे हैं, जो कि बेसिकली पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर साउथ पोल पर मौजूद है, यहां पर तापमान यदि देखा जाए तो -40 डिग्री सेल्सियस के आसपास मिलता है। इवन कई बार इससे कम भी हो जाता है। यह क्षेत्र किसी भी प्रकार के वनाच्छादित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता है। इवन यहां पर बायोडायवर्सिटी भी आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। परंतु समय समय पर होने वाली रिसर्चेस हमको चौंका देती हैं। जिस प्रकार से यदि आप हाल ही में 1 महीने पहले मैंने ये न्यूज़ कवर की थी कि अंटार्कटिका वाले सेक्शन में हरियाली देखने के लिए मिल रही है, जो कि हो सकता है कि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन का कुछ परिणाम हो। हाँ, कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट आपको यहाँ पर वनस्पतियों के रूप में देखने के लिए मिल रहा था। परंतु यदि मैं ऐसा कहूं कि पृथ्वी पर एक युग ऐसा भी था जब पूरे के पूरे अंटार्कटिका में सदाबहार वन, जिनको आप रेन फॉरेस्ट के नाम से जानते हैं, का विस्तार था, तो शायद आप यह बात सुनकर चौंक जाएंगे। परंतु यह बात बिल्कुल सत्य है। हाल ही में हुए अध्ययन हमको यह बताते हैं कि अंटार्कटिका का आसपास वाला जो एरिया है, इवन अंटार्कटिका में जो पश्चिमी अंटार्कटिका वाला सेक्शन है, अर्थात यह वाला क्षेत्र जो कि सीमा बनाता है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट के साथ, यहां पर पौधों के एम्बर, अब पौधों पेड़ों सभी में एम्बर नामक एक पदार्थ होता है। इस एम्बर को आपने अक्सर इस तरीके से देखा होगा। ये येलोश कलर का भी दिखाई देता है, कई बार ये रेडिश कलर का भी दिखाई देता है, ब्लैक कलर का भी ये देखने के लिए मिलता है। यानी कि अलग अलग पेड़ों में अलग अलग प्रकार का एम्बर पाया जाता है। और किसी कंडीशन में आकर यदि मान लीजिए यह एम्बर नष्ट नहीं हो पाया, तो यही लंबे समयांतराल तक जब भूमि के आसपास के एरिया में ये जमा होता है, तो इसको कहा जाता है उस वृक्ष का, संबंधित वृक्ष का जीवाश्म। अब यदि एप्रोप्रिएट टेम्परेचर है तो वह जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित होता है, और यदि एप्रोप्रिएट टेम्परेचर नहीं है, अर्थात टेम्परेचर यदि बहुत ज़्यादा कम है, तो यही हमको यह संकेत देता है आने वाले मिलियंस ऑफ ईयर में, करोड़ों वर्षों बाद इस स्थान पर किसी प्रकार का वृक्ष निवास करता था। यानी कि यह बनता है वृक्ष का जीवाश्म। और इसी के द्वारा अब यह दावा किया जा रहा है कि अंटार्कटिका, जो कि आज साउथ पोल में हमको नजर आता है, और बेसिकली यहां पर यह पूरा का पूरा एरिया हिमाच्छादित कैटेगरी के लिए जाना जाता है और यहां का तापमान कम है, यहां पर भी कभी ना कभी सदाबहार वनों का विस्तार था। अर्थात ऐसे रेन फॉरेस्ट जो कि जाने जाते हैं, जिनका विकास होता है बेसिकली बहुत अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में, जो कि सामान्यतः मानी जाती है 200 सेंटीमीटर के लगभग। अर्थात यदि 12 मंथ्स की हम बात करें तो 12 महीनों में से जिस भी एरिया में 8 से 10 माह वर्षा होती है और यह वर्षा 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होती है, यहां पर आपको रेन फॉरेस्ट का विकास देखने के लिए मिलता है। अब आज वर्तमान में आप सभी जानते हैं कि अंटार्कटिका में यह पूरी सिचुएशन फुलफिल नहीं हो रही है, परंतु एक ऐसा समय अवश्य था जब अंटार्कटिका में यह पूरी की पूरी कंडीशन फुलफिल होती थी। और इसीलिए इस एम्बर के आधार पर यह दावा किया जा रहा है कि एक समय पृथ्वी का, चूंकि पृथ्वी की आयु बहुत लंबी है, 4.3 बिलियन ईयर इसको कहा जाता है, और 16 युगों में हमने इसको बांटा है, तो इन्हीं युगों में से एक युग जिसको क्रिटेशियस नाम दिया जा रहा है, क्रिटेशियस काल में यहां पर सदाबहार वनों का विस्तार था। अब ये जो खोज है, ऐसा नहीं है कि पहली बार ये अंटार्कटिका में ही हो रही है। इससे पहले भी आप देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के ऑटवे बेसिन में और न्यूजीलैंड के टुबुआंगी फॉर्मेशन में भी यह खोज की गई है। ये दोनों ही एरिया आज सदाबहार वनों के लिए फेमस नहीं है, परंतु यहां पर मिले हुए एम्बर हमको यह प्रमाण देते हैं कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वाले सेक्शन में भी कभी ना कभी सदाबहार वनों का विस्तार था। ठीक उसी प्रकार से अब अंटार्कटिका के लिए भी यह बात कही जा रही है। याद रखिएगा कि एक एम्बर के दौरान कही गई बात है, अर्थात एम्बर जिसको हम वृक्षों का जीवाश्म भी बोलते हैं, उसके आधार पर यह पूरी स्टडी हो रही है। स्टडी करने वाली जो संस्था है, आप जानकर नाम थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि जर्मनी में ये वही व्यक्ति हैं, अल्फ्रेड वेगनर, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जैसे इंपॉर्टेंट थ्योरी को हमारे सामने रखा था। और इन्होंने ही बताया था कि एक्चुअल में वर्ल्ड में जो 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशंस हमको दिखाई दे रहे हैं, इनका निर्माण कैसे हुआ।
और इनका यह सिद्धांत बेसिकली असंबद्धता के सिद्धांत पर आधारित था, अर्थात अल्फ्रेड वेगनर जिन्होंने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया और यह सिद्धांत सही है, इसकी प्रामाणिकता बताने के लिए इन्होंने विभिन्न प्रकार के अन्य साक्ष्य भी दिए थे और यह कहा था कि आने वाले भविष्य में यह वर्तमान समय में यानी कि 1912 1924 में यदि हम जाएं तो उस समय भले ही यह थ्योरी उतनी सक्सेसफुल ना रही हो, परंतु हाँ ये अन्य इंपॉर्टेंट थ्योरीज का आधार जरूर बनी थी। और यही बात अल्फ्रेड वेगनर ने भी कही थी कि आने वाले समय में जो होने वाली रिसर्चेस हैं उनका आधार यह थ्योरी बनेगी और जैसे जैसे हम समय में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इंसानों को पता चलेगा कि वाकई में अल्फ्रेड वेगनर द्वारा प्रतिपादित यह है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी या फिर महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है। और यही बात आज यथार्थ होती हुई नजर आ रही है। कैसे, आगे मैं डिस्कस करता हूं। याद रखिएगा कि इसके बारे में जो अल्फ्रेड वेगनर इंस्टीट्यूट है जर्मनी में ये है और यहाँ के जो प्रसिद्ध समुद्र विज्ञानी हैं इनका कहना है कि भाई सातों महाद्वीप किसी ना किसी कंडीशन में एक थे, यानी कि इन सातों महाद्वीपों की जो जलवायु है पृथ्वी पर एक समय ऐसा था जब इन सातों महाद्वीपों की जलवायु एक जैसी हुआ करती थी। फिर चूंकि आप इंस्टीट्यूट के नाम से ही अंदाजा लगा सकते हैं वही जिस प्रकार से अल्फ्रेड वेगनर ने यह सिद्धांत दिया और उन्होंने बताया कि ये सातों महाद्वीप फिर अलग अलग डायरेक्शन में प्रवाहित हुए और अलग अलग डायरेक्शन में प्रवाहित होने के परिणाम स्वरूप सूर्य और पृथ्वी की जो सापेक्षिक स्थिति है, इस स्थिति के कारण जो महाद्वीप दक्षिण की ओर गया उसको आज हम अंटार्कटिका नाम देते हैं और वहां पर सूर्य के प्रकाश की मौजूदगी या फिर मैं यूं कहूं कि ऊष्मा की कमी के कारण जो जीवन को जीने योग्य परिस्थितियां थी उनका विकास कम हुआ, अर्थात यहां पर बायोडायवर्सिटी लगातार घटती रही और आज ये आपको पूर्णतः हिमाच्छादित कैटेगरी में नजर आता है। यानी कि यदि आप इन जीवाश्मों का अध्ययन करें और ये न्यूज को यदि आप सीरियसली लें तो यह दावा किया जा रहा है कि भाई पृथ्वी पर एक समय ऐसा था जब यहां सदाबहार वनों का विस्तार था। चूंकि क्रिटेशियस काल को पृथ्वी का सबसे गर्म युग माना जाता है। गर्म युग इसलिए क्योंकि इसी युग में आप देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के वॉल्केनिक इरप्शन, विभिन्न प्रकार की ज्वालामुखी क्रियाएं भी संपन्न हुई थी। यदि आपको पृथ्वी के युगों का क्रम पता हो जैसे कि आर्कियन, प्री कैम्बियन, कैम्बियन, ऑर्डोविशियन, सिल्लूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटेशियस ना, पैलियोसीन, इयोसीन, ओलिगोसीन, मायोसीन, प्लायोसीन, देन आता है प्लास्टोसीन और होलोसीन। ये जो तमाम प्रकार के युग हैं अर्थात टोटल नंबर ऑफ ये 18 हैं, परंतु यदि देखा जाए तो 16 युग बीत चुके हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि पृथ्वी की आयु को हमने 16 युगों में डिवाइड कर रखा है। अब इनमें से जो क्रिटेशियस काल है इसे पृथ्वी का सबसे गर्म युग माना जाता है। कारण यह है कि इसी समय पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के उल्कापात, विभिन्न प्रकार के वॉल्केनिक इरप्शन हुए थे जिसके कारण पृथ्वी का जो वातावरण है ये विषैली गैस और साथ में धूल और राख से भर गया था और यहीं पर पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवन का एक क्रम समाप्त हुआ था और दूसरा क्रम प्रारंभ हुआ था और इसीलिए कहा जाता है कि यह सबसे गर्म युग था। और यही बात इसमें कही गई है कि क्रिटेशियस, एक और इंपॉर्टेंट बात भाई कि ये जितनी भी बातें बोल रहा हूं ये मुझे इसका अध्ययन पता है, यानी कि अंदर क्या बात कही गई है इसलिए मैं ये बातें बोल रहा हूं। आपकी सुविधा के लिए मैंने ये तमाम बातें यहां पर नोट डाउन भी की हैं। यदि आपको ये पूरी पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो आप ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस पूरी पीडीएफ को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं ताकि आपको पढ़ने में ईजी हो। और जहां पर भी आप ये करंट अफेयर के नोट्स बनाते हैं या फिर संबंधित टॉपिक के साथ ही यदि आप नोट्स बनाते हैं तो आप वहां पर नोट डाउन कर सकते हैं या फिर इसका प्रिंट आउट निकलवा लें, जो भी आपको इजी लगे आप वो कर सकते हैं। अब वापस आते हैं कि एक्चुअल में इस स्टडी में कहा जा रहा है कि क्रिटेशियस काल के पहले तक अंटार्कटिका हो सकता है कि भाई ये उसी एरिया में अकर करता हो जहां पर पेंजिया और जहां पर अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड मौजूद थे, अर्थात कुछ इस प्रकार की अवस्थिति में ये होगा। पश्चात इसके जैसे जैसे इसमें विखंडन हुआ और जैसे जैसे ये दक्षिण की ओर जाता गया तो क्रिटेशियस काल में ही जो पृथ्वी का वातावरण था ये हिमाच्छादित होना चालू हुआ था। और यही इसमें बात कही जा रही है कि जैसे जैसे हिमाच्छादन यहां चालू हुआ तो हो सकता है कि बहुत लंबे समय तक ये जो वनस्पतियां हैं ये पूर्ण अंधकार में रही हों और अंधकार में रहने के कारण इनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न नहीं हो पाई हो और जिसके कारण इनकी डेथ हो गई हो, अर्थात ये निष्क्रिय हो गई हो, समाप्त हो गई हो।
और वही फिर जब धरातली हुई तो फिर उसी के जीवाश्म आज आपको इन रिसर्चेस के आधार पर प्राप्त हो रहे हैं, इन अनुसंधानों के आधार पर हमारे सामने निकल कर आ रहे हैं, जिनके आधार पर यह दावा है कि आज जैसा अंटार्कटिका हमको नजर आ रहा है, इवन पूरा का पूरा वर्ल्ड आज जिस कंडीशन में हमको नजर आ रहा है, ऐसा पहले से नहीं था। अर्थात जिस प्रकार जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है ये कभी अफ्रीका महाद्वीप से जुड़ा हुआ था, उसी प्रकार से अंटार्कटिका जो कि आज पूर्णतः हिमाच्छादित कैटेगरी में हमें नजर आ रहा है, ये ऐसा नहीं था। यहां पर भी आपको वर्षा वनों का विस्तार देखने के लिए मिलता रहा होगा। और इसी कारण से यह जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है, इसके बारे में एक और पॉजिटिव प्रमाण हमारे सामने प्रस्तुत होता है कि सर ये जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जैसी किसी घटना का वर्णन अल्फ्रेड वेगनर सर ने किया था, जो कि एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे, ये वाकई में सत्य है। और याद रखिएगा कि ये जो अंटार्कटिका वाला सेक्शन है ये गोंडवाना लैंड का भाग था, यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है। और ये पूरा पूरा महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है जिसके बारे में आप समय समय पर पढ़ते हैं। और विभिन्न प्रकार के जीवों के जीवाश्मों के आधार पर भी हमको यह जानकारी प्राप्त होती है कि सर अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रकार की वनस्पति, अलग अलग प्रकार के जीव जंतु, अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे यहाँ पर निवास करते थे, है ना। जैसे लायन के बारे में हमने पढ़ा ही है ना, ग्लोसोप्टेरस वनस्पति के बारे में हम जानते हैं, डायनासोर के बारे में हम जानते हैं। ये डायनासोर के ही कुछ यानी कि आप बोल सकते हैं कि वंशज हैं, है ना, जिनकी फोटो मैंने यहाँ पर लगाई है। याद रखें कि भाई ऐसा नहीं है कि ये पहली बार स्टडी की गई है या फिर इसकी शुरुआत ही अभी हुई है और अभी हमको इसका रिजल्ट मिल गया। 2017 से यह यहाँ पर शोधकर्ता अपनी रिसर्च कर रहे थे, ड्रिलिंग भी यहाँ पर की गई थी कि हमको कुछ ऐसे प्रमाण मिल सकें कि क्या अंटार्कटिका जैसा आज वर्तमान में हमको दिखाई दे रहा है, क्या ये ऐसा ही था, और यदि ये ऐसा नहीं था तो इसमें समय समय पर क्या क्या चेंजेस आए हैं। 2020 में पहली बार इस पर इसका कुछ प्रमाण हमारे सामने आया कि अंटार्कटिका एक्चुअल में जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। अब ये तमाम प्रकार की स्टडीज हमारे सामने न्यू परिणाम लेकर आ रही हैं, जैसे कि हाल ही में ग्रीनलैंड को लेकर आया था, और इससे भी पहले मैंने अंटार्कटिका पर वीडियो बनाए हैं, आप उन वीडियोस को भी देखें। परंतु यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट डाउन करने का प्रयास करें। और यदि आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी हो तो आप ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब यदि आप स्टडी IQ IAS हिंदी के किसी भी बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पर क्रिएटिव नहीं लगा पाया हूं, तो आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं और AKB लाइव कोड के साथ आप इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। किसी भी बैच को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।